आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ द ट्रेंडिंग टॉक में। राजनीति में इस्तीफे कभी इत्तेफाक नहीं होते जनाब। जब कोई आईपीएस वर्दी छोड़ता है, पार्टी छोड़ता है, असली कहानी तब शुरू होती है। तमिलनाडु की सियासत में जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। अन्नामलाई का जाना, एआईडीएम का लौट आना और बीजेपी की चाल, सब एक स्क्रिप्टेड पावर गेम है। और वो पावर गेम वो दिल्ली से लिखी जा रही है, यानी पुलिस स्क्रिप्टेड है। राजनीति में एक अनकहा नियम है, राज्य में कभी ऐसा नेता मत बनने दो जो दिल्ली की कुर्सी के लिए सिरदर्द बन जाए। तमिलनाडु में पिछले 2 साल से यही खेल खेला जा रहा था। एक आईपीएस ऑफिसर से नेता बने, तेज तर्रार, बेबाक और अक्सर दिल्ली की हाई कमान की उम्मीदों से भी आगे निकलने वाले। नाम है अन्नामलाई। वो आदमी जो खुद को नेक्स्ट सीएम फेस समझ बैठा था। पर राजनीति में महत्वाकांक्षी नेताओं का हश्र क्या होता है, ये कहानी अब सबको पता चल रही। अन्नामलाई ने एआईडीएमके के दिग्गजों पर तीखे हमले किए, अपने शब्दों से द्रविडियन राजनीति की नींव हिला दी। लेकिन सच यही है, शीर्ष नेतृत्व को ऐसे बागी पसंद नहीं है। दिल्ली को ऐसे लीडर चाहिए जो रिमोट कंट्रोल से चल सके, जो अपनी हाँ में हाँ मिला सके, जो हम कहे इतना ही कर सके। और इसलिए तमिलनाडु की सियासत में अब जो हुआ है वो एक मोहरा बदलने से ज्यादा पूरी गेम प्लान का हिस्सा है। एआईडीएमके और बीजेपी की जोड़ी पहले टूटी, फिर जलील हुई और अब मजबूरी में दोबारा जुड़ गई। लेकिन इस अलायंस ड्रामा के पीछे असली कहानी कुछ और है। एक आईपीएस ऑफिसर का सियासी कद काटना, एआईडीएमके को फिर से साइड हीरो की भूमिका में धकेलना और तमिलनाडु में डीएमके को हराने की आड़ में एक बड़ी सियासी शतरंज बिछाना। आज इस वीडियो में हम वही कहानी समझाएंगे और पूरी बताएंगे कैसे अन्नामलाई के इस्तीफे ने गेम को बदला, कैसे बीजेपी ने अपनी पुरानी दुश्मन एआईडीएमके के साथ हाथ मिलाया और कैसे तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर दिल्ली की स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है। अगर आप सोचते हैं कि राजनीति में इमोशंस काम करते हैं तो आप अभी भी किताबों में उलझे हैं, आप अभी भी कच्चे खिलाड़ी हैं। यहां सिर्फ पावर गेम चलता है। तो चलिए तमिलनाडु की इस पॉलिटिकल थ्रिलर का पहला पन्ना पलटते हैं। जब कोई आईपीएस अफसर वर्दी छोड़कर सियासत में कदम रखता है तो उसका पहला सपना होता है कुर्सी। लेकिन तमिलनाडु में के अन्नामलाई के साथ जो हुआ वो भारतीय राजनीति की पुरानी चालों का एक क्लासिक एग्जाम्पल है और एक कुछ नया नहीं है। अन्नामलाई जो कभी एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर थे, ड्यूटी के समय जितने सख्त, राजनीति में कदम रखने के बाद उतने ही ज्यादा तेज और तेज तर्रार। बीजेपी ने तमिलनाडु जैसे दक्षिणी किले में एक लोकल हीरो की तलाश में अन्नामलाई को चुना और अन्नामलाई ने भी उम्मीदों से ज्यादा कर दिखाया। रोड शो, तीखे बयान, डीएमके पर अटैक और द्रविडियन आइकन्स पर सवाल। लेकिन शायद अनजाने में वो एक लाइन क्रॉस कर गए। दिल्ली के स्क्रिप्ट से बाहर निकलना, जो नहीं बोलना था वो बोल गए और उसकी परमिशन दिल्ली के सांप और मोटा भाई की जोड़ी नहीं दे रही थी। बीजेपी को ऐसा नेता चाहिए था जो मैसिव हो लेकिन मैनेजेबल भी। अन्नामलाई दोनों नहीं थे। वो मास लीडर बनने लगे लेकिन काबू में नहीं रहे, यानी सांप और मोटा भाई के कंट्रोल में नहीं थे। और बीजेपी की पुरानी दरार 2023 में बीजेपी और एआईडीएमके का रिश्ता खुलकर बिगड़ा। अन्नामलाई ने अन्नादुराई और जयललिता जैसे द्रविडियन लीजेंड पर बयानबाजी की जो सीधे सीधे एआईडीएमके की अस्मिता पर हमला था। एआईडीएमके ने अलायंस तोड़ दिया, बीजेपी के प्लान में दरार आ गई। तमिलनाडु में साथ में चुनाव लड़ने का सपना टूट गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को करारी हार मिली। यहां से साफ हो गया कि तमिलनाडु में अकेले बीजेपी का फ्यूचर नहीं है। अब दिल्ली ने वो चाल चली जो हमेशा से बीजेपी की पहचान रही है, मास लीडर को साइड करना और अपने हिसाब से मोहरों को सेट करना। अप्रैल 4, 2025 अन्नामलाई ने ऐलान किया कि वो कोई पद नहीं लेंगे और सामान्य वर्कर बनकर काम करेंगे बीजेपी में। मतलब साफ था, फोर्स एग्जिट। इसके बाद
एआईडीएमके ईपीएस यानी पलाईस्वामी दिल्ली पहुंचे। अमित शाह से गुप्त मीटिंग हुई, डील तय हो गई। एआईडीएमके वापस एनडीए में और अन्नामलाई तमाशा देखते हुए साइडलाइन हो गए। अप्रैल 11, 2025 पीएम मोदी ने एआईडीएमके की वापसी की घोषणा कर दी। एक बार फिर से द्रविडियन बीजेपी तालमेल का रिवाइवल चालू हो गया। मोदी ने साफ शब्दों में कहा, एआईडीएमके और एनडीए साथ मिलकर तमिलनाडु को डीएमके की करप्शन से आजाद कराएंगे। मतलब साफ था, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ईपीएस को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर दिया। मतलब अन्नामलाई का पॉलिटिकल कैरियर फिलहाल होल्ड पर चला गया और बीजेपी का मिशन अब साफ है, रीजनल पार्टी के चेहरे के साथ चुनाव लड़ो, दिल्ली से कंट्रोल करो, अगर कंट्रोल में न रहे तो साइडलाइन करो। एआईडीएमके और बीजेपी दोनों जानते हैं कि डीएमके के खिलाफ जनता में एंटी इनकम्बेंसी की लहर बन रही है, लेकिन उस लहर को कोई अकेला पार्टी कैश नहीं कर सकता, यानी सीटों में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसलिए अलायंस का अनिवार्य था। अन्नामलाई को हटाना भी इसलिए जरूरी था क्योंकि अलायंस के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन चुके थे अन्नामलाई। दिल्ली का मास्टर प्लान बहुत सिंपल है, तमिलनाडु में स्ट्रॉन्ग रीजनल चेहरा, नेशनल पार्टी का सपोर्ट और रिमोट कंट्रोल से सरकार, यानी दिल्ली से बोले हां तो हां, दिल्ली से बोले ना तो ना। यही प्लान बंगाल में फेल हुआ और पर तमिलनाडु में इसे दोबारा आजमाया जा रहा है और आज गुजरात में वो चल रहा है। चाहे आनंदीबेन पटेल हो, नितिन भाई पटेल हो या भूपेंद्र भाई पटेल। राजनीति में महत्वाकांक्षी होना गुनाह नहीं है, लेकिन जब आप हाईकमान की मर्जी के खिलाफ बहुत तेज दौड़ने लगते हैं तो आपकी रफ्तार खुद आपके पतन का कारण बन जाती है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी। अन्नामलाई के इस्तीफे ने यह साबित कर दिया कि राज्य की राजनीति में लोकल हीरो बनने से ज्यादा जरूरी है कि दिल्ली की मंजूरी पाना और दिल्ली की स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना। एआईडीएमके बीजेपी की ये डील सिर्फ एक चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि एक पावर बैलेंसिंग का मास्टर क्लास है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईपीएस सच में डीएमके को गिराने में कामयाब होंगे या फिर यह पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेशनल एक्सपेंशन के लिए एक सीढ़ी है। तमिलनाडु की राजनीति में असली ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है। अन्नामलाई गए हैं, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। शतरंज के खेल में मोहरे कभी मरते नहीं है, बस अगली चाल तक इंतजार करते हैं। तो मित्रों, ये था पॉलिटिकल क्राइसिस तमिलनाडु का। क्या होगा क्या नहीं होगा हम पूरा आपको बताएंगे, लेकिन आप जरूर हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।